हेलो एवरीवन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विमाओं के अनुप्रयोग का अनुप्रयोग नंबर 3 है, जो है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये अनुप्रयोग नंबर 3 है। दो अनुप्रयोग अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो अनुप्रयोग कौन कौन से थे? एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति बदलना, और दूसरा अनुप्रयोग हमने क्या देखा था कि कोई भौतिक समीकरण है वो वी में रूप से सही है या गलत है। इसको भी हमने वी में विश्लेषण या वी में विधि से सत्यापित किया था। तीसरा अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले बनाए जाते हैं, मतलब एक भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, वो फॉर्मूला किस तरह से आता है, वो पूरा डिपेंड करता है तीसरे मेथड के ऊपर। विमाओं की सहायता से हम कोई भी दिया गया अगर आपका सूत्र है उसको आप जांच सकते हो कि दिया गया सूत्र गलत है या सही है। ठीक है, 99% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप इस विधि का यूज करके फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसको आप सत्य स्थापित कर सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है या गलत है। चलो इसी को हम डिस्कस करते हैं। इसका तरीका क्या है, कैसे किया जाता है। मानो मैंने कहा है कि एक भौतिक राशि Q है, Q फॉर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक? मैंने कह दिया कि भौतिक राशि है Q। आप कुछ भी मान लो उस भौतिक राशि को, आवर्तकाल मान लो, बल मान लो, समय मान लो, वेग मान लो, वेग प्रवणता मान लो, कार्य मान लो, ऊर्जा मान लो, जितनी भी आपकी भौतिक राशि हैं। तो मैंने कहा है कि एक भौतिक राशि Q है जो अन्य किन्हीं तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। कोई एक भौतिक राशि Q है जो अन्य किन्हीं तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो निर्भरता को हम कैसे दर्शाएंगे? समानुपाती का साइन लगाएंगे और बोलेंगे कि भौतिक राशि क्या है, x है, एक y है और एक z है। मैंने ऐसे लिख लिया कि वो तीन भौतिक राशियाँ क्या है, x, y और z। सर आपने केवल तीन ही भौतिक राशियाँ क्यों ली, चार क्यों नहीं ली? बिल्कुल आपका ये इसका भी हम आंसर दे देते हैं। अगर हम यहाँ चार भौतिक राशियाँ लेते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो दी गई भौतिक राशि है ना, इसमें आपके तीन ही मूल मात्रक रहेंगे। जनरली हम जो लेते हैं, मान लो मैं ले लिया लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो बड़ा हमारे पास मतलब तीन यहाँ पर विमाएँ हैं, तीन मूल मात्रक हैं, तो इधर तीन ही इक्वेशन बननी चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे पास में तीन चर पद हैं तो तीन ही समीकरण बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हमारे पास में चर पद तो तीन हैं और समीकरण बन रहे हैं केवल दो ही, या चर पद है तीन या चार हो गए। मान लो मैंने कह दिया कि हमारे पास चर पद हो गए चार और समीकरण बन रहे हैं केवल तीन ही, तो हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अगर तीन चर पद है, तीन बदलने वाले मान है तो तीन ही समीकरण होने चाहिए। चार यदि बदलने वाले मान है, चार हमारे पास में चर पद है तो चार ही समीकरण भी बनने चाहिए। इसलिए ये जो वी में विश्लेषण है यह केवल किसी एक भौतिक राशि द्वारा तीन भौतिक राशियों पर निर्भरता को ही समझा सकते हैं। अगर कोई एक भौतिक राशि तीन से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो वी में विश्लेषण पूरी तरह से सही सिद्ध नहीं हो पाता और हम उस फॉर्मूले को सत्यापित नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि सर आपने बोला कि एक भौतिक राशि Q है जो कि x, y और z पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, क्या ये आपको पता है? समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, कैसे तो हमें नहीं पता। इसका हम पता लगाते हैं उनकी विमाओं से। मैंने कहा है कि भौतिक राशि Q है वो x के तो व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यहाँ पे घात कितनी है, -1। मैंने कहा कि भौतिक राशि Q y के वर्ग के समानुपाती है, y के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब सर यहाँ पे y² आना चाहिए। z के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब z की पावर -3 आना चाहिए। तो ये सब विमाओं से तो पता लग रहा है। तो मैंने कह दिया कि इसकी विमा a है, इसकी विमा b है और इसकी विमा c है। बस इन्हीं विमाओं को अपने को ज्ञात करना है कि यहाँ पे x की विमा, y की विमा और z की विमा क्या है। अगर हमें ये पता लग जाए कि ABC का मान क्या है तो हम आराम से इस Q का संबंध इन तीन भौतिक राशियों के साथ स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे हमने समानुपाती का साइन हटाया तो मैंने एक नियतांक k रखा, ये हो गया XA, YB और ZC। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इस भौतिक राशि की विमा और इन तीनों भौतिक राशियों की विमाएं कैलकुलेट करेंगे और समघातता के नियम से दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा करके ABC के मान ज्ञात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, विमा किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की, और विमा निकालेंगे किसकी, राइट हैंड साइड की। के तो यहाँ पे एक नियतांक है जिसको हम ऐसे रहने देते हैं, के का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे।
के का मान तो हमें प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है, अगर आपको ज्ञात है, याद है तो यहाँ पे मान रख सकते हो, अदरवाइज के का मान हम यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते। बट हमें तो क्या करना है, ABC का मान कैलकुलेट करना है। अगर सर ABC का मान हमें ज्ञात हो जाए ना तो सर हम इस भौतिक राशि का इन 3 भौतिक राशियों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं 2-3 और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि तीसरा अनुप्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है इस फिजिक्स के अंदर, कि जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं उनकी किसी अन्य भौतिक राशियों के साथ निर्भरता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है हम कैसा प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, ये हमें सब जगह लगाना है। ठीक है, चलो मैं मिटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ यहाँ पे। चलो हम यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि किसी सरल लोलक बोले तो सिंपल पेंडुलम, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल को मैंने डिनोट किया है T से। आवर्तकाल समय ही होता है तो आपको विमा आराम से पता है कि समय की विमा क्या होती है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसकी लंबाई स्मॉल l, ठीक है, उसके गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m, इसके गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m। पेंडुलम के नीचे गोलक लगा होता है, गोल गोल सा, ठीक है, उसको गोलक बोलते हैं। उसके गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अब हमें सूत्र व्युत्पन्न करना है, बनाना है हमें किनके साथ, L, M और G के साथ। मैंने तो लिख दिया यहाँ पे, अब देखते हैं कि उस फॉर्मूले में L, M और G आता है या नहीं आता। ये तो भाई V में समीकरण ही बताएगा, ये जो V में विश्लेषण ये बताएगा कि जो आवर्तकाल है सिंपल पेंडुलम का, सरल पेंडुलम का, सरल लोलक का, वो उसकी लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पे किस प्रकार निर्भर करता है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मैं अप्लाई करते जो भी हमने अप्रोच लगाई थी। क्लियर यहाँ तक? मिटा रहा हूँ क्वेश्चन, आप राइट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे। क्वेश्चन क्या है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, उसकी लंबाई L, उसके गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। चलो हम सूत्र व्युत्पन्न करते हैं, क्या आता है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने वाले हैं, और जो भी अप्रोच हमने लगाई थी वही अप्रोच हम यहाँ वापस लगाने वाले हैं। क्या बोला गया है कि आवर्तकाल किस किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पे, लंबाई पे और G पे। इनको आप कैसे ले सकते हो, डजंट मैटर। सर पहले तो लंबाई ली थी, बिल्कुल पहले लंबाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ विमाएं में रख दी A, B और C। आप चाहो तो पहले G को लिख लो, आप चाहो तो पहले L को लिख लो, कैसे लिख लो, बस आपको ऊपर विमाएं लगानी है ABC, बस मुझे यही ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे भौतिक राशि जो T है उसका समानुपाती साइन तो K, M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। इधर की विमा देखते हैं, देखो बच्चों बाएं पक्ष की विमा देखो बच्चों, यहाँ K की नियतांक, K को ऐसे रखना है अपने को, ये समीकरण एक ले लो। बाएं पक्ष की विमा देखो, आवर्तकाल समय होता है तो M0, L0, T1, ये बाएं पक्ष की विमा हो चुकी है। K नियतांक इसकी कोई विमा नहीं होती। अब दाएं पक्ष की विमा देखते हैं, ये द्रव्यमान है तो M1, इसके ऊपर विमा कितनी है A, तो A पावर लगानी पड़ेगी अपने को। लंबाई तो इसकी विमा क्या होती है L1, घात कितने लगाएंगे B। गुरुत्वीय त्वरण की विमा याद होनी चाहिए, सारी विमाएं लिखवा रखी है। गुरुत्वीय त्वरण को स्पेशल त्वरण नहीं है, त्वरण ही है। आपको त्वरण की विमा पता होनी चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण की अपने आप आ जाएगी आपको। ऐसे मत समझना सर ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का त्वरण ही है, इसलिए त्वरण की विमा क्या होती है L1 T की पावर -2, और पावर क्या आएगी बच्चों, पावर आएगी C। क्लियर यहाँ तक? चलो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। M की पावर A, इधर क्या बन गया L की पावर B। देखो यहाँ से भी L की पावर C आएगा, यहाँ से तो आ गया L की पावर B और यहाँ से आ गया L की पावर C। जब बेस सेम होते हैं, मतलब आधार समान होते हैं, तो घातें जुड़ जाती है। तो सर L की पावर B भी है, L की पावर C भी है, तो L की पावर क्या हो गई B + C।
और कहीं पे कुछ है लंबाई, कहीं पे भी नहीं। अब समय बचा, समय की घात कितनी आ गई, माइनस का 2c। चलो सब की विमाएँ क्लियर है, इसको हम वापस लिख लेते हैं m0 L0 T1। अब हम क्या करते हैं, समघातता के नियम से हमने क्या देखा है कि कोई भी इक्वेशन अगर आप बराबर लिखते हो तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की विमाएँ बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ जो आवर्तकाल की विमा है वो इन तीनों की विमाओं के बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ जो द्रव्यमान है तो इधर भी द्रव्यमान 0 होना चाहिए, इधर लंबाई की पावर 0 है तो इधर भी लंबाई की पावर 0 होनी चाहिए, इधर समय की घात 1 है, विमा 1 है तो इधर भी समय की घात 1 ही होनी चाहिए। तो v में समानता से हम अगर हम बात करें विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की तुलना करने पर, चलो तुलना करो, देखिए a यहाँ 0 है तो a बराबर तो क्या हो गया 0, b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी l के ऊपर तो l की पावर कितनी है 0, माइनस 2c बराबर कितना आ गया, माइनस 2c इक्वल टू आ गया 1। क्लियर यहाँ तक। यहाँ t की पावर माइनस 2c है तो 1 आ गया। देखो यहाँ से तो c का मान कितना आ रहा है बच्चों, सर यहाँ से c का मान आ रहा है माइनस का हाफ। पहले हमने c को कैलकुलेट कर लिया, सिंपल सा, c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का हाफ। अगर हम c की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का हाफ। क्लियर है, दिख रहा होगा आई थिंक, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सर c की वैल्यू माइनस हाफ है, माइनस हाफ यहाँ रखा, उधर गया प्लस का हाफ हो गया, और a ऑलरेडी 0 है। a b और c का मान पुनः रख दो समीकरण 1 में। देखें सर पुनः हम जैसे मान रखते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास में, t इक्वल टू k अपनी जगह रहेगा, m की पावर 0, l की पावर कितना है b की वैल्यू कितनी है हाफ, और g की पावर कितनी है माइनस का हाफ। तो t इक्वल टू आ रहा है k, m तो 0 हो गया, मतलब m की पावर 0 कितना हो गया 1। किसी भी चीज़ की अगर हम पावर देके घात, कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी नंबर है, अगर उसकी घात 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। तो m की पावर 0 तो 1 हो गया, l की पावर हाफ मतलब अंडर l हो गया, और g की पावर माइनस हाफ का मतलब क्या हुआ, सर ये भी है तो अंडर में लेकिन नीचे की तरफ, तो यहाँ मैंने लिख दिया अंडर g। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, t इक्वल टू के अंडर, दोनों अंडर में तो अंडर के एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल सर आप अंडर के एक साथ लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया, t इक्वल टू के अंडर l अपॉन जी। लेकिन प्रयोगों द्वारा क्या पता किया गया कि k का मान हमेशा 2 पाई होता है। एक सरल पेंडुलम के लिए जो एक नियतांक है इसका मान प्रयोगों द्वारा कितना रखा गया 2 पाई। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला हो गया t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन जी। अगर हम केवल v में विधि की बात करें तो v में विधि तक हम यही कैलकुलेट कर सकते हैं, बस यहाँ तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको k का मान भी बताया तो भाई k का मान भी यहाँ पुट कर दो ना, क्योंकि यहाँ पे k की तो कोई विमा होती नहीं है, और वैसे भी ये समीकरण भी v में रूप से सत्य है। यहाँ बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा बराबर आ रही है, लेकिन यहाँ नियतांक एक गड़बड़ कर रहा था, इसलिए नियतांक का मान याद रखना कि प्रयोगों द्वारा जो आपका यहाँ नियतांक इसका मान कितना होता है 2 पाई। और यह एक सरल पेंडुलम का आवर्तकाल का फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसमें आवर्तकाल जो है वो सिंपल पेंडुलम की लंबाई के वर्गमूल के तो समानुपाती है और गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर से द्रव्यमान कहाँ गया, इसका मतलब एक सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल सरल पेंडुलम का जो गोलक है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आप चाहे गोलक का आकार बढ़ा दो तो भी आवर्तकाल वही रहेगा जो पहले था। क्लियर है यहाँ तक। सरल आपका जो सिंपल पेंडुलम है, जो सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं, अपन इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। और बाकी तो ये टॉपिक आपका नॉर्मल सिंपल है, पूरी फिजिक्स में आपको यही अप्रोच लगानी है। जब भी बोल दिया जाए कि ये भौतिक राशि इन पे निर्भर करती है तो सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। सर हम इस पे थोड़ा ना काम कर रहे हैं, हम तो जेईई मेंस और नीट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा मदद देने वाली है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स को करते हो तो हमें क्या मिलता है, कभी कभार जेईई मेंस और नीट के अंदर डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लेते हैं। अब सूत्र बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, हमें पता नहीं लग पाता कि सर कौन सा सूत्र था, मैं सूत्र भूल गया। तो फटाक से आप इस v में विधि का उपयोग करो और सूत्र डेराइव करके देख लो कौन सूत्र सही है आपका। सिंपल जी बात है, वहाँ पे पूछेगा सही ना कि वेग प्रवणता, किसी का भी एक सूत्र पूछेगा कि निम्न में से कौन सी चीज़ सही है। तो बाकी सबकी विमाएँ आपको पता होनी चाहिए।
वहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें बहुत सारी भौतिक राशियाँ काम करेगी, वहाँ पे 3 4 3 4 3 4 भौतिक राशियाँ दी जाएगी। तो सर हम सूत्र कैसे बनाएं? तो सूत्र बनाने का तरीका यही है, चारों ऑप्शन को फटाफट चेक कर लो आप कि उसमें क्या क्या, कहीं पे मल्टीप्लाई देगा, कहीं पे भाग देगा, कहीं पे स्क्वायर करेगा, कहीं पे क्यूब करेगा। तो 3 भौतिक राशि आपको दी हुई रहेगी, फटाफट उनको इस तरह से लिख के ABC लिखो और फटाफट ABC का मान ज्ञात करो, चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा 1 मिनट लगेगी आपको। इसलिए सर ये जो तरीका है ना, ये पूरी फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको डेराइव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। चौथा जो अपना अनुप्रयोग है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इस पे पहले बेस्ट हम दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि एक टाइप ये कर लिए, एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे ये टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, चलो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हमें दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया है कि कोई कण है जो एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। बिल्कुल सर, वृत्ताकार पथ में हम गति नॉर्मल करवाते भी हैं, एक धागे से किसी रस्सी से किसी पत्थर को बांध कर उसको हम घुमाते हैं, या फिर हम नॉर्मल सा क्या बोल सकते हैं कि मान लो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उसकी गति भी तो एक प्रकार से वृत्ताकार गति हो गई। सूर्य जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। तो वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए एक आवश्यक कंडीशन होती है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है। वो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में घूमती है तो गति तो उसको बाहर ले जाने की कोशिश करती है, तो फिर वो पिंड ऐसे वृत्ताकार पथ में मेंटेन कैसे हो जाता है? तो उस वृत्ताकार पथ, जो आपका वृत्ताकार पथ है, जो कण है, उस कण पर उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो यहीं पे क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि एक कण है जो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है और उस पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल F है वो किन किन पे डिपेंड कर रहा है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, उस कण के द्रव्यमान m और उस कण के वेग पर निर्भर कर रहा है। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि एक कण है जो किसी वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है और वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, ये फिक्स है पूरी फिजिक्स में, जहाँ पर या 12th क्लास में कम से कम 3 या 4 जगह आप कण की वृत्तीय गति पढ़ोगे। 11th क्लास में भी आपका अगर जब 2D पढ़ोगे आप द्विवीय में गति, तो वहाँ पे भी एक वृत्ताकार गति होती है, या फिर एक बंकित रोड होती है, जो उठी हुई रोड ऊपर से घर्षण जब आपका कम हो जाता है, तो उस घर्षण को कम होने की वजह से जब हम किसी साधन को किसी वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं तो उसके अधिकतम सुरक्षित चाल को हमें बढ़ाना होता है। तो हम क्या करते हैं, सड़क का बाहरी किनारा कुछ ऊपर उठा देते हैं जिससे साधन है ना अधिकतम सुरक्षित चाल के साथ तेजी से गति कर जाए। तो ऊपर उठाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ऊपर उठाते हैं तो उस पिंड का जो एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, अंदर की तरफ उसको खींचता है, जबकि गति उसको बाहर की तरफ धकेलती है और जो आपका विकेंद्रीय बल है उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर आपका बाहर वाला बल और अंदर वाला बल, बाहर वाले बल को हम बोलेंगे अपकेंद्रीय बल और अंदर वाले बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अगर ये दोनों बल बराबर हो जाए तो पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में लगातार गति करता रहेगा। तो ये तो है आपका अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, उस पिंड के द्रव्यमान और उस पिंड के वेग पर निर्भर करता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, F समानुपाती M R और V, और यहाँ पावर लगा देते हैं A B और C। क्लियर यहाँ तक? सर जैसे हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, K M और क्या आ गया आपका R और V, A B और C। क्लियर यहाँ तक? चलो सर अब वही काम करना है, बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा को हमें क्या करना है, बराबर करना है। चलो ये बल है तो बल की विमा सबको याद होगी, m1 L1 टे की पावर -2। के तो नियतांक है, के की कोई विमा नहीं है यहाँ पे। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m1, घात कितनी है a, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या लंबाई तो है, तो सर यहाँ पे l की पावर 1 और घात क्या है b। ये क्या है, वेग, वेग की विमा मैंने लिखवा रखी है, वेग की विमा क्या होती है, L1 टे की पावर -1। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय -1, यहाँ पावर c आ गई।
अब देखो चेक करो, द्रव्यमान केवल एक ही जगह है तो m की पावर a आ गई। लंबाई देखना यहाँ पे l की पावर b और l की पावर c, वापस वही आ गया l की पावर b प्लस c, और t की पावर कितनी आ गई माइनस c। और इधर क्या आ रहा है हमारे पास में m1 l1 t की पावर -2, ये बल की विमा है। तो अब हम अगर v में विमाओं का अगर हम तुलना करें तो दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा बराबर होनी चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ क्या आ रहा है, a की वैल्यू तो कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम l पे चलते हैं, b प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए, b प्लस सी इक्वल टू आना चाहिए 1, और c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए माइनस सी इक्वल टू दिया हुआ है -2, तो c की वैल्यू क्या हो गई सर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और c की वैल्यू आ गई 2। सर जब अपने पास c की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ 2 रख देते हैं, b प्लस c की जगह मैंने 2 रखा, 1 - 2 कितना हुआ -1, तो सर b की वैल्यू कितनी आ गई -1। तीनों जो आपके अचर पद है a b c, तीनों जो विमाएं वो हमने कैलकुलेट कर ली है। a का मान आया a, b का मान आया -1 और c का मान आया 2, वापस पुट कर लो, बस हो गया। तो जैसे हम इस समीकरण में पुट करते हैं यहाँ पे इस जगह पर, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है सर, m की पावर तो आ गई 1, r कितना है, r के ऊपर पावर b है तो b की वैल्यू कितनी है -1, और यहाँ पे v की वैल्यू c, तो v कितना है 2। अब इसको अगर हम सही तरीके लिए k यहाँ पे प्रयोगों द्वारा 1 लिया जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे जो नियतांक k है उसका प्रयोगों द्वारा मान कितना ज्ञात किया गया 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख के उसको हटा दिया, तो यहाँ पे आ गया f इक्वल्स टू mv² पावर -1 है तो नीचे चला गया। और यही अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है। बच्चों अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला याद कर लो, आगे बहुत काम में आने वाला है। कोई भी पिंड यदि वर्ताकार पथ में गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है उसका सूत्र होता है mv²/r। इसी तरह से मैं चाहूँ तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। पूरी फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो पूरे के पूरे फॉर्मूले इस मेथड का यूज़ करके हम इजीली आराम से बना सकते हैं। सर इतने सारे फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम ये तो समझाने में मुझे टाइम लग गया, मैक्सिमम ये 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो भी, प्रैक्टिस है तो भी आप मैक्सिमम ज़्यादा 30 सेकंड लोगे और फॉर्मूला डेराइव कर लोगे। क्लियर है। अब अपने पास में इस विमाओं के अनुप्रयोग का लास्ट एप्लीकेशन रह गया, जिसमें हमें क्या करना है, कोई भी भौतिक समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें जितने भी आपके नियतांक है, भौतिक नियतांक, उनकी विमाएं हमें ज्ञात करनी होती है। सबसे टफ वही होता है। इस बार नीट में भी उसी टाइप का क्वेश्चन आया था। इजी भी रहता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस हमें ये ध्यान रखना है, समघातता का नियम याद रखना है, और कौन कौन सी भौतिक राशियाँ विमाहीन होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें एक जनरली हमें यह भी ध्यान रखना है कि जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके पीछे जो कोण आता है वो एक विमाहीन राशि है। चरघातांकीय फलन जो है उनके ऊपर जो भी आपके चर अचर पद हैं वो भी एक विमाहीन राशि होती है। लॉग के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो भी सारी के सारी विमाहीन राशियाँ होती हैं। उनका गुणा भाग जैसे भी हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो रहने वाला है, एक ही रहने वाला है। बाकी आप सब जानते हो कि सर एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि में बदलना, एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना बहुत सिंपल है, जिसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। और दूसरा जो अनुप्रयोग था वो था कोई भी आपका भौतिक समीकरण दिया गया है वो v में रूप से सही है या गलत है। वो तो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, वो आपसे कोई जनरली पूछता भी नहीं है। लेकिन फिर भी सर हाँ, विमाओं के अनुप्रयोग की एक अच्छी बात यह है कि हम विमाओं का अनुप्रयोग करके कोई भी दिया गया समीकरण है उसकी हम सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वो v में दिया गया समीकरण v में रूप से सही या गलत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन वो है एक तो थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला। इसके बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एक विमा में गति या सररेखीय गति। और सररेखीय गति पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा सदिश क्या होते हैं, सदिशों के प्रकार क्या है, सदिश का गुणनफल कितना प्रकार का होता है और सदिशों का योगफल कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हम क्लास 12 वाले बच्चों के लिए एक पूरा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसकी जानकारी मैं आपको जल्द 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके जितने भी भाई बंद हैं तो आप उन्हें बिल्कुल प्रिपेयर रखें। मैं बिल्कुल क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूं और पहले चैप्टर से लेके लास्ट तक जो आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं उनको पूरा 2.5 या 3 महीने के अंदर पूरा आपको एक प्लेटफॉर्म पे देने वाला हूं। और वो प्लेटफॉर्म है, हमारा प्लेटफॉर्म है
जिसमें हमने बहुत अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर रखा है। उसमें अलग अलग जितने भी बीएससी वाले बच्चे हैं, आईआईटी नीट वाले बच्चे हैं, क्लास 11 12 वाले बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे हैं, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उन सब का हम कोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे मैं एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, फोमा एजुकेशन हब है। फोमा एजुकेशन हब, FOMMA, फोमा एजुकेशन हब। उसके ऊपर मैं जल्द ही क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोर्स लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में जस्ट मैं स्टार्ट करूँगा 11th क्लास, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे IIT JEE और नीट वाले बच्चों के लिए कोर्स। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।